ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि उन्हें पार्टी का निर्णय मंजूर होना चाहिए था। बागेश्वर में तब हलचल हुई जब चुनावी मैदान में अचानक प्रत्याशी बदल गया। वहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और काफ़ी गंदगी फैली हुई है। कांग्रेस में एकता नहीं दिख रही, तो क्या लगता है भाजपा के लिए अच्छा मौका है वार करने का? इन 5 सालों में वो आज भी तैयार नहीं हो पाई है। उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन आज तक वो पार्किंग पूरी नहीं हुई है। और कवि जोशी जी हैं, उनको टिकट नहीं मिली और आपसी रंजिश काफी चल रही है। छोटे छोटे समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। नमस्कार, पहलाक आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और अब हमारा खास कार्यक्रम निकाय चुनाव यात्रा और मैं हूं आपके साथ भावना। ये चुनावी यात्रा आज पहुंची है बागेश्वर में। बागेश्वर में तब हलचल हुई जब चुनावी मैदान में अचानक प्रत्याशी बदल गया और एक ही चर्चा में आज नाम है और जो प्रमुख चेहरा बनकर उभर रही हैं गीता रावल जी आज हमारे समक्ष मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 31 के सभी दर्शकों को मेरा पहलाक और आप सभी का आभार। जी मैम, अचानक से जो है आपका नाम सामने आया, कांग्रेस ने आपको नाम क्या कहते हैं आपका नाम आगे किया और कवि जोशी जी हैं, उनको टिकट नहीं मिली और आपसी रंजिश काफ़ी चल रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने संगठन में काम किया और पार्टी का जो निर्णय था, मुझे लगता है कि कवि जोशी मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें भी पार्टी का निर्णय मानना चाहिए था, लेकिन ये उनकी अपनी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। संगठन में मैंने काम किया है और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार भी किया है। पिछली बार भी मैंने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि आप संगठन में काम करें और आगे बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। तो इसी का परिणाम स्वरूप मुझे आज पार्टी ने दोबारा पुनर्विचार करके टिकट दिया है और मैं पार्टी को विश्वास भी दिलाऊंगी कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पर किया, मैं खरा उतरूंगी और संगठन सर्वोपरि है। जो उन्होंने फैसला किया है उस पर हम सब चलेंगे। मैम, क्या लगता है एक ही पद के लिए जो है कवि जोशी काफ़ी नाराज़ भी हो चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए खतरा है अब? देखिए, ये लोकतंत्र है, ये चुनावी माहौल एक ऐसा होता है जिसमें सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं और हमारे जो नेहरू जी थे, अंबेडकर जी थे, उनकी भी यही सोच थी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। यहाँ अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई सभी लड़ते हैं और मैं किसी को अपना कंपटीशन में नहीं मानती हूँ। सभी अपने मुद्दों को लेके चुनाव मैदान में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और फैसला करना जनता का जनता जनार्दन जो भी फैसला करेगी वो हम सबको मान्य होगा। तो आप किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रही हैं? पहले मैं एक बहुत ही सामान्य गृहिणी से राजनीति में आई हूँ और जो मेरा पहला कार्यकाल था बहुत ही अच्छा रहा। मैंने जो काम किए वो जिन कामों की मैंने नींव रखी वो आज भी इन पिछले 5 सालों में भी वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और उसके अलावा जो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे मैं आज प्रचार करने के लिए वार्डों में जा रही हूँ, लोगों को जल निकासी की व्यवस्था नहीं मिली है, नालियाँ नहीं बनी हैं और जंगली जानवरों का लगातार आतंक है और पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा भी और बहुत छोटे छोटे समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और मेरा मानना यही है, क्योंकि गांधी जी का भी यही सोचना था, उनका यही कहना था कि सही मायनों में विकास तब सार्थक होता है जब हम जो शोषित वर्ग होता है अंतिम वर्ग तक हमारा विकास पहुंचता है, तो उसको विकास कहते हैं। तो मैं उन्हीं विचारधारा के अनुसार चलूँगी और हर वार्ड के हर अंतिम व्यक्ति तक उनकी समस्याओं को सुनूंगी और उनके काम करने का कार्य करूंगी। तो जैसे कि आपने समस्याएं बताई, तो क्या लगता है जैसे कि सुरेश खेतवाल जी थे, तो उनके कार्यकाल में क्या कोई काम हुआ या नहीं हुआ? कई हमारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जैसे हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी, मतलब आए दिन नगर क्षेत्र में जाम रहता है। तो हमने उसके लिए भूमि चयनित की थी गरुड़ मोटर मार्ग में और उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन आज तक वो पार्किंग पूरी नहीं हुई है और स्थिति आप देख रहे हैं नगर में जाम की क्या है। उसके अलावा जो बेशक गरीब लोग होते हैं जिनके पास रहने के लिए अपनी व्यवस्था नहीं होती है, उसके लिए हमने एक रैन बसेरे का निर्माण किया था और उसका टेंडर भी हो गया था, बिल्डिंग तैयार भी थी, लेकिन इन 5 सालों में वो आज भी तैयार नहीं हो पाई है। वो जस की तस पड़ी हुई है और वहाँ मैं देख रही हूँ, आज वहाँ जाके मैंने देखा तो वहाँ नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और काफ़ी गंदगी फैली हुई है। और इसके अलावा जो हमारे, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ही सीमित हमारे पास पर्यावरण मित्र है और साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था
वार्डों में नहीं दिख रही है। और हमने कई म्यूरल बनाए थे जहाँ अपनी संस्कृति को, जो हमारी पुरानी धरोहर है, चाहे वो हमारे वाद्य यंत्र हैं, चाहे हमारे पहनावा है, हमारा पहनावा है, उसको हमने एक म्यूरल के माध्यम से दर्शाया था कई जगह। लेकिन आज वो जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है। और प्यूरीफायर नगर के जो लगाए थे 11 वार्डों में 11 जगह प्यूरीफायर लगाए थे, वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। अभी जब 1 साल जो प्रशासक का कार्यकाल रहा, उसमें मेंटेनेंस हुई है और वो पुनः दोबारा सुचारू हुए हैं। तो जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस में एकता नहीं दिख रही है, तो क्या लगता है भाजपा के लिए अच्छा मौका है वार करने का, और फ़ायदेमंद उनके लिए ज़्यादा रहेगा ये? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो हाईकमान ने जो फैसला लिया है उसके साथ हम काम करेंगे और सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैं अपने जो मेरे मुद्दे हैं, जो मैंने काम किया है, उसके आधार पर मैं लोगों के बीच जाऊंगी। और जो बागेश्वर नगर पालिका का क्षेत्र है, मैं इन 5 सालों में भी इन 5 सालों में मैंने जब संगठन का काम किया, मैं लोगों के बीच गई, लोगों की समस्याएं सुनी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग मुझे अपना समर्थन देंगे और बागेश्वर की जनता मुझे अध्यक्ष के लिए चुनेगी। तो जैसे सुरेश खेतवाल जी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तो क्या आप उनको अपना टक्कर मानती हैं? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अपने अधिकारों के लिए सभी यहाँ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरा भी अधिकार है, उनका भी अधिकार है और दूसरा कवि जोशी लड़ रहे हैं, उनका भी अधिकार है। हम सब अपने मुद्दों को लेके इस क्षेत्र में जाएंगे और जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। तो जैसे आप पहले भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, आपने उस समय कौन कौन सी समस्याओं पे काम किया था, और अब आपको अगर मौका मिलता है तो किन समस्याओं पे आप काम करेंगी जनता के लिए? मैं सबसे पहले जो है पार्किंग की बहुत महत्वपूर्ण समस्या, बहुत ही मतलब गंभीर समस्या है, उससे मैं पार्किंग से निजात दिलाऊंगी। और उसके अलावा जो स्वच्छ बागेश्वर सुंदर बागेश्वर का जो स्लोगन है, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, पर्यावरण मित्र हमारे पास बहुत ही सीमित है, तो मैं पूरे क्षेत्र के लिए पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति करने का काम करूंगी। और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रैन बसेरे का निर्माण कार्य है, कई ऐसी समस्याएं हैं जो आधे अधूरे में लटके हैं, उन्हें पूर्ण करने का कार्य करूंगी। और हर वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक उनकी जो समस्याएं होंगी उनको सुनूंगी और उसे पूरा करने का कार्य करूंगी। जी, जैसे कवि जोशी जी हैं आपके साथ के थे, अब निर्दलीय चुनाव लड़ने पे आ गए हैं, उन्होंने कई ऐसे आरोप भी लगाए हैं और उनको रोकने के भी प्रयास किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि उन्हें पार्टी का निर्णय मंजूर होना चाहिए था, लेकिन अभी वो चुनाव के मैदान में हैं, तो वो भी अपने मुद्दों को लेके जनता के बीच में आएंगे और हम भी जाएंगे। बाकी तो जनता का फैसला है। तो अभी चुनावी मैदान में आपकी पार्टी की तरफ से क्या रणनीति रहेगी? अभी हमारी नगर क्षेत्र में, जो हमारा नगर क्षेत्र का है, उसका भ्रमण कार्यक्रम, इसके अलावा मैं व्यक्तिगत भी लोगों से मिल रही हूँ, जो लोगों की समस्याएं वो सुन रही हूँ, जो काम नहीं हुए हैं उन्हें भी मैं देख रही हूँ। और जो मुझे लगता है कि मैं इस जो टाइम मिला है, पूरे नगर क्षेत्र का भ्रमण कर, नगर क्षेत्र की समस्याएं सुनकर उन कार्य करने का काम करूँगी और मैं अपने मुद्दों के संग लोगों के बीच में जाऊंगी और जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है, वो मुझे अपना समर्थन देगी। तो आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जनता आपको अपना अध्यक्ष क्यों चुने? आप ऐसा क्या करेंगी जनता के लिए? नहीं, मैं एक असीम प्रेम मुझे नगर जनता से मिला है और हमेशा मिला है, चाहे मैं आज चुनाव लड़ रही हूँ तब भी, या मैं संगठन में मैंने जब काम किया तब भी, मतलब एक भावनाएं लोगों के संग जुड़ी है और मुझे बहुत ही विश्वास है कि सभी लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। और मैं क्योंकि मैदान में हूँ, अभी चुनाव लड़ रही हूँ, प्रत्याशी हूँ, तो मुझे जिस हिसाब से लोगों का प्यार मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे पक्का वो अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे अवश्य ही जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ गीता रावल और आप देख रहे थे न्यूज़ 31। अगली चुनावी यात्रा कहाँ पहुँचती है उसके लिए बने रहे हमारे साथ।